अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट फर्स्ट ये पढ़े थे, सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, वो हो गया था। फिर दूसरा पार्ट डाला गया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 होती हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें से पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कहते हैं हिंदी में क्वथनांक का उन्नयन। अब ये सबसे पहले हम लोग को इसमें क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले हमको जानना है कि क्वथनांक क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का निकाला जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक बीकर ले लिया जाए, इस बीकर में प्योर सॉल्वेंट भर लेंगे। क्या ले लेंगे? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के रूप में मान लो हम एग्जाम्पल ले लिए H2O, और ये किस फेज में रहेगा? लिक्विड फेज में रहेगा। इसको भर लिए। अब इसमें एक थर्मामीटर लगा देंगे, एक थर्मामीटर की ये स्केलिंग होगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100। अब नीचे से इस सॉल्वेंट को हीट करेंगे। तो इस सॉल्वेंट को जब हीट करेंगे हम, तो लगातार इस सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा, मतलब सॉल्वेंट गर्म होगा, और जब सॉल्वेंट गर्म होगा तो धीरे धीरे थर्मामीटर में जो पारे का लेवल होगा वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। मरकरी का जो लेवल होगा वो ऊपर की ओर लगातार चढ़ता जाएगा जैसे जैसे हीट करेंगे। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम लोग पाएंगे ये लेवल का ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा, किसी एक सर्टेन लेवल पर जाकर वो रुक जाएगा, और उसी समय ये सॉल्वेंट बॉयल करने लगेगा। और जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉयल करेगा उसको तुरंत यहाँ से नोट कर लेंगे थर्मामीटर की सहायता से। वही होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, मान ले रहे हैं वो T1 होगा। ठीक है, तो अगर वाटर लिए तो 100% का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इस बर्नर को हटा देंगे, थर्मोमीटर को निकाल के बाहर रख देंगे, इसको नॉर्मल तक ठंडा हो जाने देंगे प्योर सॉल्वेंट को। उसके बाद इसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट कैसा रहेगा? नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट का एक सर्टेन अमाउंट लाकर डिजॉल्व करेंगे इसमें सॉल्वेंट में। जब सॉल्यूट को अच्छे से डिजॉल्व कर देंगे तो अब तैयार हो जाएगा, हमारे पास हमको प्राप्त होगा क्या? सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब सॉल्यूशन में फिर से थर्मामीटर डालेंगे, फिर से यहाँ से नीचे से हीट करना शुरू करेंगे, लगातार हीट करते जाएंगे, और एक सर्टेन टेम्परेचर पर देखेंगे ये थर्मामीटर का लेवल का ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा, और उसी टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन जो है वो बॉयल करेगा। और जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल करेगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये हम लोग पाएंगे कि सॉल्वेंट जितने पर भी बॉयल कर रहा था उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा कौन? सॉल्यूशन। वो होगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आया T2 मान रहे हैं, और वो उससे ज़्यादा पर किया तो मान लो 105 डिग्री से किया, तो क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। किसकी वजह से? क्या मिलाने की वजह से? सॉल्यूट मिलाने की वजह से। इस तरह से कितना बॉइलिंग पॉइंट में इलिवेशन हुआ या कितना बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन हुआ, इसको निकालने के लिए इस तरह से निकाल लेंगे। देन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन इक्वल टू अधिक में से कम वाले घटा देंगे, तो T2 माइनस T1, 105 माइनस 100, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इलिवेशन होगा, मतलब क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो इलिवेशन, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से डेल्टा लगाएंगे, और टेम्परेचर का डिफरेंस है इसलिए T, और बाकी बॉइलिंग टेम्परेचर इसलिए यहाँ B लगा देंगे। डेल्टा TB इक्वल टू होगा T2 माइनस T1। यही जो डेल्टा TB है इसी को कहते हैं क्या? क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्यों हुआ है? क्या मिलाने से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया। इसको डिफाइन हम लोग ऐसे करेंगे किसी शुद्ध विलायक के 1000
1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। सिर्फ डिफाइन ऐसे करेंगे, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। ठीक है, इसको डेल्टा टीवी इक्वल टू T2 माइनस T1 से प्रेजेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रयोगों द्वारा, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, मतलब प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि जो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि डेल्टा टीवी होती है वो सॉल्यूशन के मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्वथनांक में होने वाली वृद्धि विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि डेल्टा टीवी होगी वो मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू एक कांस्टेंट यानी के, और इलिवेशन होना चाहिए बी की, बॉइलिंग के लिए बी लगा दे, बी इंटू मोललिटी, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं पीछे, मोललिटी इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है रिलेशन, वेयर जहां डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, स्मॉल एम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट, और केबी जो है, केबी का नाम है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। किसका नाम है, केबी का, हिंदी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और यहां पर लिखेंगे सिंस डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ये कंडीशन लगा देंगे, इफ स्मॉल एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इक्वल टू 1 मोल हो जाए। डब्ल्यू अपॉन एम जो है इसके जगह पे 1 मोल कर देंगे एंड कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाए 1000 ग्राम। ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, सॉल्वेंट का मास है, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मतलब विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम हो और विलेय के मोलों की संख्या जो हो वो 1 मोल हो। देन ऊपर वाला इक्वेशन जो होगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम की जगह पे 1 रखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू की जगह पे 1000 इंटू 1000 कट जाएगा, और डेल्टा टीबी इक्वल टू होगा केबी। डेल्टा टीबी का नाम है क्वथनांक में उन्नयन और केबी का नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इस तरह से क्वथनांक में उन्नयन और मोलल उन्नयन स्थिरांक एक दूसरे के बराबर होंगे कब, जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का कितना मोल डिजॉल्व करेंगे, 1 मोल। तो जो ये विलायक लिए थे, अगर इसका 1000 ग्राम हो और इसमें जो विलेय पदार्थ डिजॉल्व कर रहे हैं उसका 1 मोल डिजॉल्व करे, तो इस सॉल्यूशन के क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वही मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी के बराबर होगा। तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का
1 मोल डिजॉल्व करने पर क्वथनांक में जो होने वाली वृद्धि होती है, मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। डिफाइन ऐसे करेंगे, when 1 mole of a non-volatile solute was dissolved in 1000 gram of a solvent, then elevation in boiling point becomes equal to मोलल elevation constant। ये है, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम इंटू केल्विन इंटू मोल इनवर्स। इसकी यूनिट केबी की यूनिट होती है, किग्रा केल्विन मोल इनवर्स। इसी से मिलता जुलता सेम तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। दूसरे इसका नाम मोलल था और दूसरा रहेगा कांस्टेंट मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। वो मोलल था, ये मोलर है। इसका हिंदी होगा मोलर, या उसी का दूसरा नाम होगा आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो ये मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम हिंदी होगा मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। सेम इसी से मिलता जुलता है, बस क्या करना रहेगा, ये जो रिलेशन है इसमें 1000 के जगह पे 100 अगर रख दिया जाए तो एक नया कांस्टेंट होगा मोलर उन्नयन स्थिरांक के स्थान पर मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसमें केबी के जगह पर के कर देंगे। ये जो नया रिलेशन डेवलप होगा वो डेल्टा टीबी इक्वल टू कैपिटल के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। यहाँ पर कंडीशन वही लगाएंगे, इफ स्मॉल एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम हो इक्वल टू 1 मोल एंड कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 नहीं 100 ग्राम। इस केस में पुट कर दें तो डेल्टा टी बी इक्वल टू कैपिटल के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम की जगह पे 1 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा टी बी इक्वल टू के आएगा। डेल्टा टी बी का नाम है क्वथनांक में उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका नाम है मोलर उन्नयन स्थिरांक। इस तरह से इसको जब डिफाइन करना होगा सब कुछ सेम रहेगा, बस इतना बोलेंगे किसी विलायक के 100 ग्राम में, यहाँ 1000 रहता था यहाँ 100, किसी विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। When 1 mole of a non-volatile solute was dissolved in 100 gram of a solvent, then elevation in boiling point becomes equal to molar elevation constant। जो यूनिट इसकी थी वही यूनिट उसकी होगी, इसकी भी यूनिट होगी किग्रा इंटू केल्विन इंटू मोल इनवर्स। ये पूरा ओवरऑल था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड फैक्टर, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसी पे आएंगे, जिसमें मान लो तुमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ होगा, स्मॉल डब्ल्यू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट दिया होगा, केवी की वैल्यू दी हुई होगी, कैपिटल डब्ल्यू कितना सॉल्वेंट है वो दिया होगा, स्मॉल एम कैलकुलेट करना हो तो उसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या सब कुछ दिया होगा, डेल्टा टीवी निकालना होगा उसको भी कर देंगे। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। क्वेश्चन बुक में भी लगवाए गए होंगे, बुक में भी होंगे, कापी में भी लगवाए गए होंगे। ये सब हिमांक में औनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हिमांक क्या होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या। तो फ्रीजिंग वर्ड निकला फ्रीज से, फ्रीज मतलब ठंडा होना, ठीक है। जब किसी लिक्विड को क्या किया जाएगा, कूल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो लिक्विड जो होगा अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो कोई भी लिक्विड मान लो यही है, इसमें सॉल्वेंट ले लेंगे, सॉल्वेंट का एक सर्टेन अमाउंट, इसको किसी फ्रीजिंग मिक्सचर में रखेंगे
ताकि इसको क्या किया जा सके, ठंडा किया जा सके। ये फ्रीजिंग मिक्सचर है पूरा, ये क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर। अब उसके बाद इसमें भरा गया है, बीच वाला जो ट्यूब है उसमें प्योर सॉल्वेंट लिए हैं। अब प्योर सॉल्वेंट, इसमें एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर लगाया जाता है। वो स्पेशल टाइप का थर्मामीटर ऐसा होना चाहिए जो टेम्परेचर को माइनस में भी मेजर कर सके। और इस स्पेशल टाइप के थर्मामीटर को एक साइंटिस्ट दिए थे जिसका नाम बेकमान, उन्हीं के नाम पे रखा गया है बेकमान थर्मामीटर। ये स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है जो टेम्परेचर को माइनस में भी मेजर करता है। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट को लेके इसमें एक ट्यूब में, फ्रीजिंग ट्यूब में लेकर फ्रीजिंग मिक्सचर में रखते हैं, तो फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है इस लिक्विड या सॉल्वेंट को क्या करेगा, ठंडा करेगा। मान लेते हैं सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर को लेते हैं, तो ये वाटर को मतलब ठंडा करेगा। जब ठंडा करेगा तो इस थर्मामीटर में जो लेवल है वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये लेवल लगातार नीचे की ओर डाउन होगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इस लेवल का नीचे डाउन रुकना मतलब जाना बंद हो जाएगा। उसी समय इसमें प्रेजेंट जो लिक्विड होगा वो फ्रीज होने लगेगा, मतलब जमने लगेगा। जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फ्रीज होगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, मतलब वाटर का। तो उसको लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसको रखेंगे T1 रखेंगे। मान लेते हैं अगर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इस थर्मामीटर को निकाल के बाहर कर देंगे, इस फ्रीजिंग ट्यूब जो अंदर है इसको निकाल के बाहर रख देंगे, वाटर को नॉर्मल तक ठंडा हो जाने देंगे। नॉर्मल तक जब वो ठंडा हो जाएगा, अब उसके बाद उसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का एक सर्टेन अमाउंट लाकर डिसॉल्व करेंगे, और वो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक सर्टेन अमाउंट स्मॉल w लाकर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। ज्यों डिसॉल्व करेंगे अब हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस सॉल्यूशन को फिर वही ले जाके प्लेस करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर में, फिर थर्मामीटर लगाकर फिर से वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, और रिपीट करेंगे लगातार। उसका लेवल फिर से डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो सॉल्यूशन जो होगा वो फ्रीज होने लगेगा, और हम ये पाएंगे कि सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पर फ्रीज हुआ था उससे कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा कौन, सॉल्यूशन। उसको नोट कर लेंगे, वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और उसको लिखेंगे T2। वो उससे कम होगा तो मान लो कितने पर होगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लिया। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में इलिवेशन हुआ कि डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन हुआ। कितना डिप्रेशन हुआ उसी को बोलेंगे हिमांक में अवनमन, और उसको निकालेंगे कैसे, तो अधिक में से कम को घटाएंगे, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक में अवनमन इक्वल टू अधिक में से कम, वहाँ T2 में से T1 घटाएंगे, यहाँ T1 में से T2 को रिड्यूस करेंगे। ये डिफरेंस है, इसलिए डेल्टा किसका डिफरेंस, टेम्परेचर का। कौन सा डिफरेंस है, फ्रीजिंग डिफरेंस। तो डेल्टा TF इक्वल टू होगा T1 माइनस T2। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन निकालने का तरीका। इस तरह से अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में हमेशा डिप्रेशन आएगा, उसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे उसमें लिखे थे बॉइलिंग पॉइंट वाले में, सेम सब कुछ सिचुएशन इसमें भी होंगी। इसमें भी वही बात है कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, मतलब प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि जो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा या सॉल्यूशन के मोललिटी पर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट K और F लगा देंगे फ्रीजिंग की वजह से, KF इंटू हो जाएगा मोललिटी। जैसे वहां लिखे हैं मोललिटी इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में पान मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 1000 से मल्टीप्लाई, वो वैल्यू इसमें लाके पुट कर देंगे। तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम इंटू 1000। इस
इस तरह से यहाँ पर ये डेल्टा टी एफ जो है ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ जो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, वहाँ के भी था, उसका नाम था मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, और इसका नाम होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। स्मॉल डब्ल्यू है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सब है, जिसमें से ये जो के एफ है इसका नाम है मोलल, वहाँ उन्नयन था, यहाँ होगा औनमन स्थिरांक, अंग्रेजी होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे जिससे वह उसी तरह सेंस डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम इंटू 1000। यहाँ लिखेंगे इफ स्मॉल एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इक्वल टू 1 मोल, ये डब्ल्यू अपॉन एम लिए तो 1 मोल लिखेंगे, एंड कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000 ग्राम, ये वैल्यू से पुट कर देंगे। देन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होगा के एफ। डेल्टा टी एफ का नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक का अवनमन इक्वल टू मोलल अवनमन स्थिरांक। इस तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर कब होंगे? जब विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का कितना मोल? 1 मोल डिजॉल्व किया जाए। इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल डिजॉल्व करने पर उसके हिमांक में होने वाली जो वृद्धि कमी होगी वही मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा कांस्टेंट है, बस ये अगर इस रिलेशन में 1000 के जगह पे अगर 100 कर दें तो ये जो कांस्टेंट आया है इसके के हो जाएगा, उसको बोलेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। तो नेक्स्ट होगा मोलर, उसी का दूसरा नाम है आणविक अवनमन स्थिरांक, अंग्रेजी होगी मोलर या मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सेम सिंस डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू 1000 नहीं 100। फिर कंडीशन वही लगाएंगे कि पी एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इक्वल टू 1 मोल हो जाए एंड कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 100 ग्राम हो जाए। देन डेल्टा टी एफ इक्वल टू होगा कैपिटल के, इसका नाम है हिमांक में अवनमन इक्वल टू के का नाम है मोलर अवनमन स्थिरांक। निकलिए, तो इस तरह से इसकी डिफिनीशन देंगे, किसी विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी मोलर अवनमन स्थिरांक के बराबर होती है। हिमांक का अवनमन मतलब है के एफ और के की यूनिट जो होती है वो सेम होती है, किग्रा केल्विन इंटू मोल इनवर्स, इसका भी है और उसका भी है। इस तरह से ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और उन सभी न्यूमेरिकल्स में बस यही है कि डेल्टा टी एफ दिया रहेगा, के एफ दिया रहेगा, डब्ल्यू दिया रहेगा, कैपिटल डब्ल्यू दिया रहेगा, स्मॉल एम निकालना होगा, या फिर सब कुछ दिया रहेगा स्मॉल एम निकालना होगा। उसको निकालने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बुक में नोट्स में सब में है। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमको 2 फैक्टर पढ़ना है। एक का नाम है विसरण की अंग्रेजी होगी डिफ्यूजन, और दूसरा है परासरण।
ऑस्मोसिस। और एक तीसरा फैक्टर जानना जरूरी है जिसका नाम है झिल्लियां, मेम्ब्रेन्स। ये जो झिल्लियां होती हैं ये फिल्टर पेपर का काम करेंगी, फिल्टर पेपर की तरह करेंगे। झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और तीसरा होगा नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। जो परमिएबल मेम्ब्रेन है इसका नाम है पारगम्य झिल्ली, और सेमी मतलब होता है आधा, तो उसी से निकला होगा इसका अर्ध पारगम्य झिल्ली, और तीसरा है अपारगम्य झिल्ली। पारगम्य माने होता पार होना, ठीक है। तो ऐसे दिखा रहे हैं कि जो ऐसे सर्किल टाइप के हैं ये हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और जो छोटे हैं ये हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स। उल्टा करते हैं, ऐसे सॉल्यूट होंगे और ये होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉलर साइज होगी, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की इनकी तुलना में लार्जर साइज होती है, ठीक है। जैसे घर में चाय बनता है, दूध में चीनी और चाय की पत्ती डाली जाती है। दूध में चीनी और चाय की पत्ती डालेंगे तो दूध में जो चीनी होती है वो पूरी जाके घुल जाएगी अच्छे से, और चीनी के पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी छोटी हो जाएगी घुलने के बाद। और जब भी चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा नहीं घुलती उसकी साइज बड़ी बड़ी रहेगी। और चाय की छननी से जब उसको छाना जाता है तो हम लोग देखते हैं दूध के साथ चीनी के पार्टिकल्स भी छन के नीचे चले जाते हैं और चाय में, जबकि चाय की पत्ती जो होती है वो ऊपर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि चाय की पत्ती के जो छिद्रों की साइज होती है, जो चाय के छन्नी के छिद्रों की साइज होती है वो चाय की पत्ती के पार्टिकल्स की साइज से छोटी होती है, इस कारण से वो छन के इस पार से उस पार नहीं जाते हैं। वही बात यहाँ पर है, जब सॉल्वेंट मतलब किसी सॉल्यूशन को जब छाना जाएगा तो उसमें जो प्रेजेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो इजीली पार हो जाएंगे, और सॉलिड पार्टिकल्स इजीली नहीं पार होंगे, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल की साइज बड़ी होती है, सॉल्वेंट की साइज छोटी होती है। तो बात सुनो, झिल्लियाँ क्या होती है? झिल्ली मतलब होता है एक बहुत पतली सी परत को झिल्ली कह सकते हैं। जैसे नई वाली जो प्याज आती है, प्याज का जो ऊपर रेड कलर वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है उसको हटा दो, इट और ऊपर पतला सा कवर रहता है, ठीक है। वही पतली सी कवर जो प्याज वाली होती है उसको तुम झिल्ली मान सकते हो। या अंडा होता, अंडे के ऊपर का सॉलिड पोर्शन हटा दो, फिर ऊपर एक पतला सा परत व्हाइट कलर का बहुत हल्का सा होगा, उसको झिल्लियां मान सकते हैं, ठीक है। या बकरे को जब पूरा काटा जाता है तो देखते हैं ऊपर वाला जब उसका पूरा खाल निकाला जाता है उसके ऊपर एक और पतली सी परत झिल्ली रहती है, वो झिल्लियों की तरह बिहेव करेगा। तो ये सब झिल्लियां होती हैं। तो झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल, नॉन परमिएबल। ऐसी झिल्लियां जो केवल ऐसी झिल्ली, पहली वाली बात करते हैं, ऐसी झिल्लियां जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पार्टिकल्स को अपने में से इस पार से उस पार निकाल जाने दें, उसको परमिएबल झिल्ली या पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। या फिर दूसरी, ऐसी झिल्लियां जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने दें, सॉल्यूट को नहीं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और ऐसी झिल्लियां जो दोनों में से किसी को न पार होने दे, वो नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहलाती है। तो हमको इन्हीं का यूज है, इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का। 2 होती हैं, आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल मेम्ब्रेन। जैसे हम प्याज वाली बात किए हैं, अंडे वाली बात किए हैं, या फिर बकरे की झिल्ली की बात की है, वो सब नेचुरल मेम्ब्रेन्स हैं। और एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, मतलब कृत्रिम झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसका नाम है कॉपर फेरो साइनाइड। क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN का होल 6। ये एक कृत्रिम झिल्ली है। कृत्रिम झिल्ली मतलब प्रयोगशाला में ये बनाई गई है,
ठीक है, ये कृत्रिम झिल्ली बहुत यूजफुल है, इसको यूज करेंगे हम लोग। तो ये सब झिल्लियों के बारे में बात थी। अब यहाँ बात करते हैं दो पार्टिकल होते हैं, एक सॉल्वेंट पार्टिकल, दूसरे कौन होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये विसरण है। इसमें एक हम ऐसे बड़ा सा कंटेनर ले लें, इस बड़े से कंटेनर में एक बीच में डिवाइडर, और ये जो डिवाइडर है ये परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को पार कर देगा। तो इधर भर ले रहे हैं सॉल्वेंट और इधर भर ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें दोनों पार्टिकल होंगे, सॉल्वेंट भी होंगे और सॉल्यूट भी होंगे, और इसमें केवल क्या होंगे, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट की अपेक्षा सॉल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेट होगा, गाढ़ा, तो ये कह सकते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी अपेक्षा, और ये क्या है, कांक सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, कौन, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये हमेशा कांक से डाइल्यूट की ओर जाएंगे, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा डाइल्यूट से कांक सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। अरे सॉल्यूट माने चीनी मान लो, चीनी हमेशा कहाँ जाएगा, अधिक गाढ़ा वाले से कम गाढ़ा वाले की ओर, ताकि तब दोनों की सांद्रता बराबर होगी। और सॉल्वेंट माने पानी हमेशा हल्के सॉल्यूशन से भारी सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट से कांक की ओर जाएगा। ठीक है, जैसे दो सॉल्यूशन है अपने पास, शरबत है मान लो दोनों, शरबत में ये कम मीठा है और ये अधिक मीठा है, अधिक मीठा माने अधिक गाढ़ा है। अब ये कम मीठा वाले में अगर कुछ मिलाना हो तो हम लोग क्या मिलाएं, चीनी मिलाएंगे। कम मीठा वाले में चीनी मिलाएंगे मतलब सॉल्यूट मिलाएंगे। सॉल्यूट किस में मिलता है, सॉल्यूट हमेशा मिलेगा कम मीठा वाले में, मतलब डाइल्यूट में, और इसमें अधिक मीठा में क्या मिलाएंगे, वाटर, H2O, मतलब ये कौन है, कांक। तो समझ लो डाइल्यूट की ओर कौन जाता है, सॉल्यूट, और कांक की ओर कौन जाता है, वाटर। तो वही कह रहे हैं डाइल्यूट की ओर हमेशा कौन जाएगा, सॉल्यूट, और कांक की ओर कौन जाएगा, सॉल्वेंट। कांक से डाइल्यूट की ओर जाएगा सॉल्यूट, और डाइल्यूट से कांक की ओर जाएगा सॉल्वेंट। तो यहाँ बात करते हैं ये एक बड़ा सा बर्तन था, एक तरफ सॉल्वेंट था, दूसरी तरफ सॉल्यूशन था। तो जब इन दोनों को परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखेंगे तो ये पाएंगे कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे, कौन से पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो जाएंगे इधर डाइल्यूट से कांक की ओर, मतलब डाइल्यूट से कांक की ओर सॉल्यूट पार्टिकल जाएंगे, और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, कौन से पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल कांक से किधर आएंगे, डाइल्यूट की ओर। ये लगातार इनका आना जाना होगा, कब तक, जब तक कि दोनों तरफ के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बराबर ज्यों हो जाएगा इनका आना जाना बंद हो जाएगा। इसी घटना को विसरण बोलते हैं। तो विसरण में किसका ट्रांसफर होता है, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, दोनों का होता है। किससे होकर, परमिएबल मेम्ब्रेन से। डिफिनीशन यही है, पारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक तथा विलेय के अणुओं का स्वतः प्रवाहन विसरण कहलाता है। और ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक दोनों तरफ के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपस में बराबर ना हो जाए। इसी का जस्ट इनवर्ट थोड़ा सा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में ये बीच में एक हम लोग पार्टीशन रखेंगे जो पारगम्य नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करेगा। अब इधर भी भर देंगे सॉल्वेंट को, इधर किसको भर देंगे, सॉल्वेंट माने विलायक को, और इधर भर देंगे सॉल्यूशन को। ध्यान से देखेंगे, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, इसमें बीच में क्या लिया गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली ले ली इधर। इधर सॉल्वेंट को ले लिया, बीच
ये किसका काम करेगी? अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी। एक तरफ लिया गया सॉल्वेंट और दूसरे तरफ सॉल्यूशन को लिया गया। सॉल्वेंट सॉल्यूशन की अपेक्षा डाइल्यूट होगा और सॉल्यूशन वाला काम होगा। तो हम लोग ये पाएंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो डाइल्यूट से कांक की ओर जाएंगे। कौन? सॉल्वेंट पार्टिकल। और सॉल्यूट पार्टिकल्स कांक से डाइल्यूट की ओर जाना चाहेंगे। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स कांक से डाइल्यूट की ओर जाएंगे तो इनकी साइज क्या होगी? बड़ी। ये अर्धपारगम्य झिल्ली इनको रोक देगा, जाने ही नहीं देगा। तो इस तरह से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर से किधर जा पाएंगे? डाइल्यूट से कांक की ओर। सॉलिड पार्टिकल नहीं जा पाएंगे क्योंकि सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन की छिद्रों की साइज सॉलिड पार्टिकल्स के अलाउ नहीं करेगी पास होने के लिए। इस तरह से सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट से कांक की ओर जाएंगे। कब तक? जब तक दोनों तरफ के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। ये घटना कहलाती है परासरण। मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो डाइल्यूट से कांक की ओर जाएंगे। कब तक? जब तक दोनों तरफ के विलयन की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। ज्यों विलयन की सांद्रता बराबर होगी इनका आना जाना बंद हो जाएगा। यही घटना क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण में क्या होता है? विलायक के अणु डाइल्यूट से कांक की ओर स्वतः जाएंगे। कब तक? जब तक दोनों तरफ के विलयन की सांद्रता आपस में बराबर नहीं हो जाती। जो दोनों तरफ के विलयन की सांद्रता बराबर हो जाएगी इनका आना जाना तुरंत बंद हो जाएगा और इस तरह से परासरण हो जाएगा। परासरण को डिफाइन करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का तम से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब अगला है परासरण दो प्रकार का होता है। परासरण दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य परासरण, एक्सोऑस्मोसिस, और दूसरा है अंतः परासरण, इंडो ऑस्मोसिस। परासरण मतलब विलायक का डाइल्यूट से कांक की ओर। अगर विलायक के अणु बाहर की ओर निकलेंगे तो उसको बाह्य परासरण बोलेंगे और विलायक के अणु अगर अंदर की ओर गति करेंगे तो अंतः परासरण। इसके लिए यहाँ पर एक बड़ा सा कंटेनर ले लें, इसमें नमक का संतृप्त विलयन कर लें। NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भर लिया जाए, NaCl का विलयन बना के भर लिया जाए। इसमें अंगूर का एक दाना डाल दें। किसका दाना? अंगूर का एक दाना डाल देंगे, ग्रेप्स का एक दाना। तो अंगूर की जो ये सतह होगी अंगूर की, ये परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। अंगूर के दाने को कभी भी इसे प्रेस करें तो उसको जब दबा देंगे तो हमारे हाथ में कोई लिक्विड टाइप का लग जाता है। मतलब अंगूर के दाने के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है और बाहर क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। तो ये अंदर वाला लिक्विड है, मतलब समझो वाटर टाइप, अंदर वाला डाइल्यूट है और बाहर का सॉल्यूशन क्या है? काम है। तो हम लोग अगर अंगूर के दाने को नमक के विलयन में रात भर के लिए छोड़ दें तो ये पाते हैं कि सुबह के समय 2-4-10 घंटे के बाद अंगूर का दाना सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि अंगूर के अंदर उपस्थित जो विलायक के कण हैं वो अंगूर के सतह मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर बाहर की ओर निकलेंगे। क्योंकि अंदर वाला पार्ट डाइल्यूट और बाहर वाला काम। विलायक हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं? डाइल्यूट से कांक की ओर। तो अंदर उपस्थित लिक्विड अगर निकल के सब बाहर की ओर भाग जाएगा तो ये अंगूर का दाना सिकुड़ जाएगा। तो विलायक के अणु कहाँ गए हैं? बाहर की ओर, इसलिए इसका नाम क्या है? बाह्य परासरण। तो विलायक के अणु का बाहर निकलना बाह्य परासरण। सेम इसी का इन्वर्ट हो कि हम लोग एक कंटेनर ले लें, इसमें वाटर डालें। वाटर मतलब सॉल्वेंट होगा और अगर ये सॉल्वेंट है तो कैसा रहेगा? डाइल्यूट। इसमें किशमिश का एक दाना भर दें। किसका दाना? किशमिश का। किशमिश के दाने को दबाने पर उसमें लिक्विड नहीं निकलता है। तो किशमिश के अंदर वाला पार्ट क्या होता है? सॉलिड। मतलब अंदर वाला पार्ट होता है गाढ़ा कांक और बाहर वाला पार्ट क्या है? डाइल्यूट। रात भर के लिए छोड़ेंगे। किशमिश का दाना भी, किशमिश के दाने का सरफेस भी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है।
तो विलायक के अणु जो होंगे बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करने लगेंगे, जिससे देखेंगे सुबह के टाइम या 2-4 घंटे के बाद किशमिश का दाना थोड़ा फूल जाएगा, क्योंकि विलायक के अणु बाहर से अंदर की ओर आए हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे? अंतः परासरण। तो कुल मिला के ये परासरण से संबंधित बातें थी। हमको परासरण नहीं, हमको परासरण दाब पढ़ना है, क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये परासरण दाब के बारे में हमको पढ़ना है। इसके लिए एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे। इस कंटेनर में सेम प्रोसेस वही रहेगा, बीच में एक व्यवस्था रहेगी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। ये कौन काम करेगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके एक तरफ भरा जाएगा सॉल्वेंट और दूसरी तरफ सॉल्यूशन भर देंगे। ये सॉल्वेंट हो गया और दूसरे तरफ हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की अपेक्षा डाइल्यूट होगा और ये कॉम्ब की तरह बिहेव करेगा। तो सॉल्वेंट अगर ऐसे रख दिया जाए तो इस सॉल्यूशन की तरफ एक पिस्टन लगा देंगे। पिस्टन क्या करता है? प्रेशर लगाता है। तो मान लेते हैं ये पिस्टन है, ये प्रेशर P डाल रहा है, ठीक है। और ये सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो जिस हाइट तक भरा हुआ है, इस हाइट को हम लोग नोट कर लेंगे। मान लेते हैं ये हाइट है कैपिटल A। तो जो ही इस तरह से एक बीच में पार्टीशन होगा जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके इस तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस तरफ कॉम्ब सॉल्यूशन रखेंगे, तो हम लोग ये पाएंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन की ओर जाने लगेंगे। तो सॉल्वेंट पार्टिकल जो ही सॉल्यूशन की ओर जाएंगे तो ये जो लेवल A है ये डाउन होने लगेगा। जो लेवल A का डाउन होना शुरू होगा तुरंत हम लोग जान जाएंगे कि परासरण की क्रिया शुरू हो गई है, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये लेवल लगातार डाउन होता जाएगा और डाउन होता जाएगा मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो गया। इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा प्रेशर डाला जाएगा। किस पर? सॉल्यूशन पर। इस पिस्टन पर इतना प्रेशर हम लोग लगाएंगे जिससे जब इस पर पिस्टन में प्रेशर लगाना शुरू करेंगे तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर गए थे ये फिर रिटर्न होकर किधर जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन, जिधर से आए थे, और उस पर उतना प्रेशर हम लोग अप्लाई करते रहेंगे जिससे सॉल्वेंट पुनः अपने प्रारंभिक स्तर को प्राप्त कर ले। जो अपने इनिशियल स्टेट को सॉल्वेंट प्राप्त कर लेगा, प्रेशर लगाना बंद कर देंगे। तो यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया है उसी का नाम क्या है? परासरण दाब, ठीक है। तो परासरण दाब क्या है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए बाहर से जितना एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब लगाया गया वही कहलाता है परासरण दाब। ऐसे किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जिसके द्वारा परासरण की क्रिया को रोक दिया जाए क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। तो ये बात है। अब ये परासरण दाब को मापने के लिए हम लोग एक विधि पढ़ेंगे, उसका नाम है बर्कले हार्टले विधि। परासरण दाब को मापने के लिए एक विधि हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है बर्कले हार्टले विधि। अंग्रेजी भी यही है, बर्कले हार्टले मेथड। ये बर्कले हार्टले मेथड को समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको यूज करेंगे। ये मान लेते हैं कि मोटी सी ये ट्यूब है। इस मोटी सी ट्यूब में हम लोग भर देंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इस मोटी सी ट्यूब में सॉल्यूशन भरेंगे और इस मोटी सी ट्यूब में एक पतली सी ट्यूब डाली जाएगी। इस पतली सी ट्यूब का जो सरफेस होगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। ये पतली सी ट्यूब का सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। इसमें सॉल्वेंट भरा जाएगा और ये मोटी सी ट्यूब है, इसमें भरा जाएगा सॉल्यूशन को।
अब इस मोटी सी ट्यूब के यहाँ ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर पिस्टन की व्यवस्था होगी। मोटी सी ट्यूब में ये पतली सी ट्यूब फिट करेंगे। पतली सी ट्यूब का सरफेस किसका काम कर रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। और इसमें क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। इसमें जब डालेंगे पतली सी ट्यूब को, इस पतली सी ट्यूब के चारों ओर सॉल्यूशन घेर लेगा और पतली सी ट्यूब इस मोटी वाली ट्यूब के दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी निकली होगी इधर उधर। इसका एक सिरा यहाँ निकाल देंगे, एक दूसरा सिरा निकाल देंगे, इससे सॉल्वेंट को भरेंगे, जिसको हम यहाँ बना रहे हैं डायग्राम के द्वारा। देखो ये एक पतली सी ट्यूब है, ये पतली सी ट्यूब रहेगी। इस पतली सी ट्यूब में का जो सरफेस है या दीवार है वो काम करेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। सेमी परमिएबल। अब इसका जो एक सी हेड होगा इसमें लाके ऐसे एक नली जोड़ देंगे ऐसे, इसके भी साइड से एक दूसरी नली लाके जोड़ दिया जाएगा। अब इस पतली वाली ट्यूब को किसमें फिट किया गया? एक मोटी सी ट्यूब में, चौड़ी ट्यूब है मोटी सी, उसमें इसको फिट कराया गया। इस मोटी सी ट्यूब में यहाँ व्यवस्था रहेगी, इसमें पिस्टन लगा दिया जाएगा। इसी पिस्टन के जस्ट बगल में एक ऑपरेटर लगाएंगे, मीटर लगा होगा, इसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर की हिंदी होती है दाब मापी, मतलब ये क्या मापेगा? दाब। और ये क्या है? पिस्टन। इधर से ये व्यवस्था होगी जिसके सहारे हम लोग सॉल्वेंट को डालेंगे, तो इसको कहेंगे रिजर्वायर। तो ये इसमें सॉल्वेंट डालेंगे तो इसमें पूरा ये दीवार है इसका काम करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी वो कॉपर फेरोसाइनाइड होगी। इस रिजर्वायर के सहारे हम लोग इसमें भरेंगे सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट सबसे पहले तो इस बीच वाली नली में पूरा का पूरा भरेगा। बीच वाली नली में जब पूरा भर जाएगा और अगर डालेंगे तो ये ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा। मान लो एक सर्टेन लेवल तक गया, ये जो लेवल है इसको हम कैपिटल ए मान ले रहे हैं, कैपिटल ए हाइट तक पूरा भरा। और ये जो मोटी वाली सी ट्यूब है इसमें भरा जाएगा सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन को? जिसका हमको ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है। तो इसमें भर दिया गया है सॉल्यूशन और अंदर वाली ट्यूब में भरा गया है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसका काम करेगा? डाइल्यूट का। और ये किसका काम करेगा? काम का। ये नीचे वाला सॉल्यूशन और ऊपर वाला सॉल्यूशन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि नली ऐसे गोल सी है, इसमें ट्यूब डाला गया पतली वाली, ये मोटी वाली नली है ये, और ये नीचे ऊपर और नीचे वाला, और बीच में पतली ट्यूब डाली गई है। तो सॉल्यूशन इसके चारों तरफ जो है ये और ये सेम है। तो जब ऐसे हम लोग छोड़ते हैं तो ये पाएंगे कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं मतलब डाइल्यूट से कॉम की ओर जाने लगेंगे, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल काम से डाइल्यूट की ओर जाने लगेंगे, जो लेवल है ये नीचे गिरने लगेगा। और जो ये लेवल नीचे गिरने लगेगा तुरंत हमको पता हो जाएगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इसी प्रोसेस को रोकने के लिए ये पिस्टन मान लो पहले से प्रेशर पी डाल रहा था, इसी प्रेशर को मतलब इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए उस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। वो प्रेशर किस पर लगेगा? सॉल्यूशन पर। इतना प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे कि फिर से ये लेवल वहीं पहुंच जाए। जब प्रेशर लगाएंगे तो जो सॉल्वेंट डाइल्यूट से काम की ओर गए हैं वो फिर से रिटर्न होने लगेंगे, और जब रिटर्न होंगे तो ये लेवल जो है फिर से ऊपर चढ़ने लगेगा। वहां प्रेशर लगातार लगाते रहेंगे, और जब इसका लेवल फिर से अपने इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाएगा प्रेशर लगाना बंद कर देंगे। वही जो प्रेशर होगा उसको तुरंत बगल में रखे बैरोमीटर से माप लेंगे। जैसे टाइम कोई होगा घड़ी से तुरंत देख लेते हैं कितना हुआ, तो उसी प्रेशर को हम लोग तुरंत यहाँ लगे बैरोमीटर से माप लेंगे। यही जो प्रेशर होगा इसी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह से हमको इस मेथड द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा और इस मेथड द्वारा बहुत ही तेजी से और अच्छे तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो इस तरह से ये परासरण दाब था और परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि है। इसी में कुछ है परासरण दाब से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे एक अति परासरी, दूसरा अल्प परासरी। तो अति मतलब दो ऐसे विलयन हो जिसमें से जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसको अति परासरी विलयन, और जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसको अति परासरी विलयन, जिसका परासरण दाब कम होगा उसको अल्प परासरी विलयन कहते हैं। यदि इन दोनों विलयनों को अगल बगल एक साथ रख दिया जाए तो हमेशा अल्प परासरी से अति परासरी की ओर विलायक के अणुओं का गमन होता है। एक होता है प्रतिपरासरण, ठीक है। इतना परासरण दाब हम लोग कितना लगाए हैं, P लगाए हैं, जिससे ये परासरण की क्रिया रुक गई। अब उससे अधिक अगर परासरण दाब लगा देंगे तो विलायक के जो अणु होंगे वो कांक से डायलूट की ओर जाने लगेंगे, मतलब उल्टा क्रिया होने लगेगी, उसी को प्रतिपरासरण कहेंगे। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब डाल दिया जाए तो विलायक के अणु कांक से डायलूट की ओर जाने लगते हैं, इस घटना को प्रतिपरासरण कहते हैं। तो इस तरह से है, और परासरण दाब के कुछ नियम हैं, उसको बस छोटा छोटा है, उसको देख लेंगे अपने यहाँ ही ऐसे समझ में आ जाएगा। ये पूरे विलयन का कॉन्सेप्ट था और उसमें न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, उसको तुम लोग खुद लगाओगे।